श्यामलाल एक सीधा साधा किसान था जो फटे हुए कुर्ते में अपने सूखे खेत को देख रहा था। उसकी आंखों में बेबसी थी, लेकिन वो चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रहा था। श्यामलाल घर पहुंचता है। उसकी घर मिट्टी का बना था। छत से घास फूस लटक रही थी। उसकी पत्नी रमा चूल्हे पर रोटियां बना रही थी, लेकिन बर्तन में सब्जी के नाम पर सिर्फ पानी और नमक था। उनके 2 छोटे बच्चे हैं जो भूख के मारे सो गए थे। रमा, इस बार भी बारिश नहीं हुई। साहूकार का कर्जा बढ़ता जा रहा है। शायद अब की बार भी साहूकार की कर्जा चुका नहीं पाएंगे। ऐसा हुआ तो हमारा घर भी हाथ से निकल जाएगा। साहस मत हारिए जी, वक्त बुरा है तो क्या हुआ, भगवान हमारे साथ है, वो कुछ न कुछ रास्ता दिखाएंगे। मुझे भी बच्चों की तकलीफ देखी नहीं जाती। मैं कल शहर जाकर कुछ काम ढूंढूंगी। शहर में मुझे कुछ न कुछ काम तो मिल ही जाएगा, चिंता मत करिए जी। रात के अंधेरे में रमा बाहर निकलती है और आसमान की ओर देखकर मन ही मन कहती, हे भगवान, मेरे बच्चों को भूखा मत सुलाना। मुझे रास्ता दिखाइए कि अपने बच्चों के लिए कुछ कर पाऊँ। है। अगले दिन रमा शहर की ओर निकल पड़ती है, जहाँ से उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। शहर की चकाचौंध के बीच रमा घबराई हुई है। शोर शराबे और गाड़ियों के बीच उसे सड़क किनारे एक चमड़े का कीमती बटुआ मिलता है। जब वो उसे खोलती है तो उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। उसमें नोटों की गड्डियाँ, सोने की एक चेन और एक बहुत जरूरी दिखने वाला पहचान पत्र था। रमा आईडी कार्ड पर लिखे पते को पढ़ने की कोशिश करती है। वो अनपढ़ तो नहीं है, लेकिन शहर के रास्ते उसके लिए भूल भुलैया था। वो लोगों से पूछती है, भाई साहब, ये खन्ना विला कहाँ है? उसे भिखारी समझकर झिड़क देता है। कोई पागल समझाता है। काफी मशक्कत के बाद वो एक आलीशान बंगले के सामने पहुंचती है। ऊंचे गेट, बाहर खड़े गार्ड्स और चमकती गाड़ियां देखकर वो सहम जाती है। गार्ड उसे रोकने की कोशिश करता। तुम कौन हो? क्यों आई हो? यहाँ क्या काम तुम्हारा? भीख मांगनी है तो आगे जा। भैया, मैं भीख मांगने नहीं आई हूँ। मुझे इस घर के मालिक से मिलना है। आप उन्हें बुला देंगे क्या? मुझे उनकी कोई चीज मिली है। अंदर से एक बुजुर्ग व्यक्ति बाहर आते हैं। वो बहुत परेशान दिख रहे थे। उनका नाम विजय खन्ना है। वो अपनी गाड़ी की चाबी और जरूरी कागजात खो जाने की वजह से परेशान थे। वो पुलिस से भी रिपोर्ट किया था। तुम कौन हो बेटी? मुझे क्यों मिलना चाहती थी? तुम्हें मुझसे कुछ काम है क्या? सेठ जी, ये बटुआ सड़क किनारे पड़ा मिला सेठ जी। मैंने इसमें आपका आईडी कार्ड देखा तो पता चला कि आपका ही है, इसलिए आपका पता ढूंढते ढूंढते यहाँ चला आया। इसमें आपके कुछ कागज और पैसे हैं, देख लीजिए, सब ठीक है या नहीं? सेठ जी बटुआ खोल कर देखते हैं। सब कुछ सलामत थे। वो रमा की ईमानदारी देखकर दंग रह जाते हैं। जहाँ लोग 50 रुपए के लिए झूठ बोल देते हैं, वहाँ ये गरीब महिला हजारों रुपए और सोना लौटाने आई थी। सेठ जी उसे इनाम के तौर पर कुछ पैसे देते हैं, लेकिन वो मना कर देती है। सेठ जी, मुझे इनाम नहीं, काम चाहिए। मैं शहर में काम ढूंढने आई हूँ। मैं मेहनत करना जानती हूँ। तुम्हारी जैसी ईमानदार और मेहनती बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। ठीक है, मैं तुझे काम दूंगी। सेठ जी उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और सच्चाई देखते हैं। वो उसे अपने घर में हाउस मैनेजर या देखभाल करने वाली के तौर पर रख लेते हैं। रमा की नौकरी शुरू हो जाती है, लेकिन उसी बंगले में सेठ जी का एक बहुत घमंडी बेटा था। उसे एक गरीब देहाती औरत का अपने घर में रहना पसंद नहीं आता था। वो रमा को फंसाने के लिए एक खतरनाक चाल चलता है। रमा अब खन्ना विला में काम करने लगी है। वो सुबह 4 बजे उठती है, घर के मंदिर की सफाई करती है और पूरे घर को सलीके से सजाती थी। सेठ विजय खन्ना उसकी मेहनत और सादगी से बहुत प्रभावित थे। उन्हें रमा में अपनी स्वर्गीय पत्नी की झलक दिखती थी, जो उतनी ही धार्मिक और ईमानदार थी। इस गवारी को तो मैं एक दिन भी टिकने नहीं दूंगा। मेरी पापा को फंसाकर हमारी सारी दौलत ले जाएगी। मेरी होते हुए ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। एक शाम घर में एक बड़ी पार्टी चल रही थी। बड़े बड़े व्यापारी और शहर के रईस आए हुए हैं। आर्यन एक साजिश रचता है। वो अपनी माँ का कीमती हीरों का हार, जो एक लॉकर में रखा रहता था, चुपके से निकालता है और उसे रमा के उस पुराने झोले में डाल देता है जिसे वो गाँव से लाई थी। मेरा माँ की हार, माँ का आखिरी निशानी वाला हीरा गायब है। किसने चोरी कर ली? इस घर में सिर्फ ये नई औरत बाहरी है। इसी ने चोरी कर लिया होगा मेरी माँ की निशानी को। सेठ जी, मैंने कुछ भी चोरी नहीं किया। मैं गरीब जरूर हूँ, पर चोर नहीं। मुझे विश्वास कीजिए। पूरे घर में हड़कंप मच जाता है। सेठ जी परेशान हो जाते हैं।
रमेश पुलिस को बुलाने की धमकी देता है और जबरदस्ती रमा का झोला चेक करता है। जैसे ही वो झोला पलटता है, हीरों का हार जमीन पर गिरकर चमकने लगता है। सब लोग रमा को कोसने लगते हैं। सेठ जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उन्हें विश्वास नहीं होता कि उनकी पारखी नजर धोखा खा गई। तभी घर का पुराना वफादार कुत्ता टाइगर जोर जोर से भौंकने लगता है। वो रमेश की तरफ भागता है और उसके कोट की जेब से वो चाबी निकाल लेता है जिससे लॉकर खोला गया था। सेठ जी को शक होता है। वो तुरंत घर के गुप्त सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चेक करने का आदेश देते हैं, जिसके बारे में रमेश को पता नहीं था। कैमरे में साफ दिखता है कि रमेश ने खुद हार निकाला और लक्ष्मी के झोले में डाल दिया था। सेठ जी का गुस्सा 7वीं आसमान पर पहुंच जाता है। वो रमेश को तमाचा मारते हैं और कहते हैं, तूने आज एक नेक औरत का अपमान नहीं किया, बल्कि मेरा सर नीचा कर दिया है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम ऐसी घटिया काम करोगे। रमा हार मिलने के बाद भी रोते हुए घर छोड़कर जाने लगती है। तभी सेठ जी उसे रोकते। रुक जाओ रमा, तुम कहाँ जा रहे हो इस घर को छोड़कर? तुम इस घर की नौकरानी बनकर नहीं, इस घर की मालकिन की तरह यहाँ रहोगी। पूरा कमरा शांत हो जाता है। रमेश जो अभी अभी थप्पड़ खाकर कोने में खड़ा था, वो भी चौंक जाता है। मेहमान कानाफूसी करने लगते हैं। सेठ जी अपने कमरे से एक धूल भरी पुरानी फाइल और एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर लेकर आते हैं। वो तस्वीर रमा के सामने रखते हैं। तस्वीर में एक नौजवान आदमी और एक औरत एक छोटे बच्चे के साथ खड़े हैं। रमा उस फोटो को देखकर अवाक रह जाती है। वो कांपते हाथों से तस्वीर छूती है और कहती है, ये तो मेरे ससुर जी हैं और ये छोटा बच्चा मेरे पति श्यामलाल है। रमा, जिस जमीन पर आज मेरा ये साम्राज्य खड़ा है, वो जमीन कभी तुम्हारे ससुर निधि लाल जी की था। वो मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे। जब मैं बर्बाद हो गया था, तब उन्होंने अपनी सारी पुश्तैनी जमीन मुझे दे दी थी ताकि मैं व्यापार शुरू कर सकूं और बड़ा आदमी बनूं। उन्होंने बस एक शर्त रखी थी कि जब उनका बेटा बड़ा हो जाए तो मैं उसे उसका हिस्सा लौटा दूं। मैं निधि लाल और उनके परिवार को बहुत ढूंढा, लेकिन मुझे पता चला कि एक भीषण बाढ़ के बाद उनका परिवार की कोई पता नहीं चला। मुझे लगा कि पूरा परिवार खत्म हो गया। निधि लाल जी के जाने के बाद मैंने उनके हिस्से के पैसों को बिजनेस में लगाया था। आज उस हिस्से की कीमत 500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है और कानूनन इस साम्राज्य की आधी मालकिन तुम और तुम्हारे पति श्यामलाल का है। नहीं, ये झूठ है। ये सच नहीं हो सकता। ये अनपढ़ औरत करोड़पति नहीं हो सकती। ये आप क्या कह रहे हो पापा? सेठ जी वकील को बुलाते हैं और सबके सामने कागज पढ़ते हैं। रमा अभी भी सदमे में थी। वो सोचती है कि कल तक जिसके पास बच्चों को दूध पिलाने के पैसे नहीं थे, आज वो करोड़ों की मालकिन है। लेकिन वो घमंड नहीं करती। वो सेठ जी से कहती है, सेठ जी, मुझे पैसा नहीं चाहिए, बस मेरे पति का मान लौटा दीजिए और हमारे गांव की खुशहाली लौटा दीजिए। सेठ जी तुरंत श्यामलाल और बच्चों को गांव से ससम्मान शहर बुलाने के लिए अपनी सबसे महंगी गाड़ियां भेजते हैं। लेकिन गांव में एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है। जब गाड़ियां गांव पहुंचती हैं तो पता चलता है कि साहूकार ने कर्ज न चुका पाने के कारण श्यामलाल को बंधक बना लिया था और उनके छोटे से घर को गिराने की तैयारी कर रहा थे। श्यामलाल की जान खतरे में था। ऐ रामू, बहुत दिन हो गया है तेरी मिन्नतें सुनते हुए। आज तेरा घर गिराऊंगा और तू और तेरी बच्चे शहर जाकर भीख मांगते फिरना। तेरी पत्नी तो भाग गई शहर तुझे छोड़कर। श्यामलाल के हाथ बंधे हुए हैं और वो जमीन पर गिरा हुआ था। उसके बच्चे डर के मारे बिलख रहे थे। गांव वाले तमाशबीन बने खड़े हैं क्योंकि साहूकार के डर के आगे कोई नहीं बोलता। जैसे ही बुलडोजर रामू के कच्चे घर की दीवार की ओर बढ़ता है, तभी दूर से हॉर्न की तेज आवाज सुनाई देती है। गांव की उबड़ खाबड़ सड़क पर चमकती हुई 5 लग्जरी गाड़ियों का काफिला धूल उड़ाते हुए आता है। सबसे आगे वाली गाड़ी पर खन्ना साम्राज्य का झंडा लगा है। गाड़ी आकर सीधे साहूकार के बुलडोजर के सामने रुकती है। गाड़ी का दरवाजा खुलता है। कीमती रेशमी साड़ी, आंखों पर सनग्लासेस और चेहरे पर एक अजीब सा आत्मविश्वास लिए रमा नीचे उतरती है। उसके पीछे सूट बूट में बॉडीगार्ड्स और वकील खड़े थे। रमा, तू यहाँ इन गाड़ियों में किसका माल चोरी करके आई है? इसमें तुम्हारे 4.5 लाख रुपए हैं जो ब्याज के साथ बनते हैं। अभी के अभी मेरे पति के दस्तखत वाले कागज निकालो और तुम्हारे पैसे लेकर जाओ। अरे ये तो पुराने पैसे हैं, अब तो कीमत बढ़ गई है। मैं कागज नहीं दूंगा। मिस्टर साहूकार, मैं हाई कोर्ट का वकील हूँ। ये रहे आपकी धोखाधड़ी और अवैध ब्याज वसूली के सबूत।
अगर 1 मिनट के अंदर आपने श्यामलाल जी की जमीन के कागज नहीं लौटाए तो आपको अगले 15 साल जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी। साहूकार कांपने लगता है। वो चुपचाप कागज लौटा देता है। रमा वो कागज लेकर सबके सामने फाड़ देती है और कहती है, आज से मेरा परिवार और ये गांव किसी का गुलाम नहीं रहेगा। रमा रुकती नहीं है। वो घोषणा करती है कि वो गांव में एक बड़ा अस्पताल और स्कूल बनवाएगी ताकि किसी गरीब को इलाज के लिए शहर न भागना पड़े। जहां एक तरफ गांव में जश्न का माहौल था, वहीं शहर में रमेश चुप नहीं बैठा है। उसे पता चला है कि अगर वो रमा को रास्ते से हटा दे तो वो सारी दौलत फिर से उसके पिता की हो जाएगी। उसने रमा और श्यामलाल को खत्म करने के लिए शहर के गुंडों को सुपारी दे देता है। एक जलती हुई मशाल फूस के घर पर फेंकी जाती है। देखते ही देखते पूरा घर आग की लपटों में घिर जाता है। धुएं की घुटन से रमा की आंख खुलती है। वो चिल्लाती है, आग आग, उठिए जी, घर पर आग लगी है। किसने हमारे घर पर आग लगा दी? अब हम कैसे इससे बाहर निकलेंगे? रमा, शायद हमारी किस्मत में इतना ही सुख लिखा था। नहीं, हम इतनी दूर मरने के लिए नहीं आए हैं। आप चिंता मत करो, भगवान हमारी जरूर रक्षा करेंगे। पूरा घर धुएं से भर चुका था। बच्चे घास रहे हैं और डर के मारे रो रहे हैं। दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया गया था। श्यामलाल दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन आग की गर्मी इतनी तेज है कि पास जाना मुश्किल था। वो पानी का मटका तोड़ती है, अपनी और बच्चों की साड़ियों कपड़ों को गीला करती है और उन्हें बच्चों के मुंह पर बांध देती है। वो एक भारी ओखली उठाती है और अपनी पूरी ताकत से पीछे की कच्ची दीवार पर प्रहार करती है। दीवार गिरती है, लेकिन बाहर गुंडे हथियारों के साथ खड़े हैं। सेठ जी अपनी पूरी सिक्योरिटी टीम के साथ वहां पहुंचते हैं। उन्हें रमेश पर शक हो गया था और उन्होंने उसकी कॉल ट्रेस करवाई थी। गोलियों की आवाज गूंजती है। पुलिस और गार्ड्स गुंडों को पकड़ लेते हैं और थाना में लेकर बंद कर देते हैं। श्यामलाल, तुम्हारी परिवार ठीक तो हो ना? मुझे माफ कर दो रमा। मेरे बेटे के कारण तुमको ये सब देखने को पड़ रहा है। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। मुझे शर्म आती है कि तू मेरा खून है। तूने दौलत के लिए एक मासूम परिवार को जिंदा जलाना चाहा। पापा, मुझे माफ कर दीजिए। मैं इस गरीबी को अपने घर नहीं लाना चाहता था, इसलिए मैं ऐसा किया। साहब, गरीबी कपड़ों में नहीं, सोच में होती है। आज मेरे पास करोड़ों हैं, पर मेरा दिल अभी भी वही किसान का है। तुम्हारी नफरत ने मुझे और मजबूत बना दिया। रमा और श्यामलाल अपने आलीशान बंगले में रहते हैं। नीचे उनके बच्चे एक सुंदर बगीचे में खेल रहे थे। दोनों हाथ जोड़कर ढलते सूरज को प्रणाम करते हैं। गांव का वो पुराना घर अब एक ट्रस्ट बन चुका था, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलती है। एक गरीब किसान की पत्नी अब सिर्फ करोड़पति नहीं, बल्कि लाखों लोगों की प्रेरणा बन चुकी है।